तो मुझे लगा कि अगर रिक्शा चालक का बेटा आईएएस बन सकता है तो ट्रक ड्राइवर का ही बन सकता है। और उसके बाद मैंने निरंतर जो है यूपीएससी की तैयारी, मैं हमेशा एक जिम्मेदारी की भावना से रहता कि यार मैं समय खराब ना करूं, क्योंकि ये समय है, ये जो पैसे हैं वो मेरे पिताजी की खून पसीने की कमाई है। तो दिल्ली जाने की भी आपको जरूरत नहीं। जो ग्रामीण प्रदेश के बच्चे हैं उनको मैं ये कहता हूँ आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे चले जाएं, एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें, एक रूम ले लें और ऑनलाइन कोर्स। हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए आप अगर बुक लिस्ट आप प्रॉपर बता पाओ और प्रीलिम्स के लिए क्या क्या फॉलो करना है, मेंस के लिए क्या क्या करना है और आगे की तैयारी कैसे करनी है, टेस्ट सीरीज के बारे में, तो सर वो अपनी स्ट्रेटजी थोड़ा डिटेल में बताओ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से डिटेल में चीजें बताऊं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ रियल एस्पिरेंट्स। दोस्तों की जैसा कि आपको पता है कल 2021 यूपीएससी का रिजल्ट आया है और हमारे चैनल पर सीरीज चल रही है द यूपीएससी टॉपर शो, जो हमने एक नया सेगमेंट लॉन्च किया है। उसमें आज पहला वीडियो हमने रिलीज किया था जिसमें सक्षम गोयल के साथ हमने वीडियो करी थी, काफी ज्यादा प्यार मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सेगमेंट के दूसरे वीडियो की ओर हम बढ़ रहे हैं। आज ये दूसरा वीडियो है और हमारे साथ मौजूद हैं पवन सर। सर की बात करें तो सर ने 551 रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन लिया है और सर हिंदी मीडियम से है और सर ने लगातार 9 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है। तो हम कह सकते हैं सर प्रीलिम्स के धुरंधर है और कई बार मेंस क्लियर किया है। आरएएस में 2 बार सिलेक्टेड है सर। तो आज हम सर की जर्नी जानेंगे, काफी संघर्षपूर्ण सर की जर्नी रही है और कोशिश करेंगे आपके जो भी मोस्टली सवाल होते हैं प्रीलिम्स को लेकर, मेंस को लेकर, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए और हिंदी मीडियम को लेकर क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, वो सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे और सर की जर्नी को हम डिटेल में जानेंगे। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। आप लोगों के जो भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को, आपके चाहने वालों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो गोल लेकर चल रहे थे वो आज फाइनली अचीव कर लिया आपने। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, और सर ज्यादातर तो मुझे आपके बारे में पता ही है, लेकिन हमारी ऑडियंस अभी नई है, आपको पहली बार हमारे चैनल पर देख रही है, तो सर थोड़ा अपने बारे में बताइए। आपने जैसा कि मुझे पता है कि आपने 9 बार प्रीलिम्स दिया है, तो ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई और बचपन कैसा रहा आपका और क्या शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ पर आपकी? मैं बचपन में, मेरा जो है गांव है नागौर जिले के सोमना गांव में मैं जन्म हुआ और वहीं पे मैंने आरंभिक शिक्षा ग्रहण की। तो मेरे जो पिताजी हैं उस टाइम वहां पर मिट्टी के बर्तन बनाते थे और साथ ही साथ पिताजी खुद मुझे पढ़ाते और पिताजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई थी तो वो मेरे को लगातार मोटिवेट करते थे कि मैं पढ़ूं लिखूं और एक बड़ा आदमी बनूं। जो बचपन में जो कामयाब लोगों की स्टोरीज है वो सुनाते मेरे को। और कुछ जो चिमनी होती है, आजकल बच्चे जानते हैं, एक तो होती है लालटेन, एक होती है चिमनी। चिमनी में केरोसिन डाल के, कोई बोतल होती है कांच की, उसमें केरोसिन डाल के बत्ती डाल के उसको जलाते हैं। उस चिमनी के लाइट में मुझे मेरे पिताजी रात पढ़ाते थे। दिन को तो वो मिट्टी के बर्तन बनाते, रात को चीजें मुझे समझाते पढ़ाते। और तभी से ही मेरे मन में ही हो गया एक जो बड़ी जो हेलन केलर की स्टोरी मेरे काफी हृदय के करीब थी जी। तो मुझे लगा कि यार अभाव जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक परीक्षा है, हमारे लिए एक अवसर है कि हम उनको अवसर बना के और कामयाब हुए और बड़ा आदमी बने। तो वही जिज्ञासा थी, मतलब बड़ा आदमी बनने की एक स्वाभाविक इच्छा उत्पन्न हो गई। और फिर मैंने जो है एक गोविंद जायसवाल सर हैं, रिक्शा चालक का बेटा बना आईएएस, इस नाम से उनकी एक बहुत बड़ी सीरीज चली थी। तो उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली क्योंकि मेरे पिताजी ने, जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ स्कूल जाने लगा तो फिर उन्होंने गांव छोड़ के और कहा कि नागौर में अच्छी शिक्षा होती है जिले में, जिला हेडक्वार्टर, तो वहां पर आ गए थे और वो ट्रक ड्राइवर थे। तो मुझे लगा कि अगर रिक्शा चालक का बेटा आईएएस बन सकता है तो ट्रक ड्राइवर का ही बन सकता है। और उसके बाद मैंने निरंतर जो है यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी और प्रयास करता रहा। हालांकि कुछ गलतियां थी या मार्गदर्शन की कमी कह सकते हैं, जिस वजह से मुझे समय ज्यादा लग गया और इस बार मेरा 3rd इंटरव्यू था और अभी फाइनल अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ। ओके, और सर आपका इतना संघर्ष था, आपने लगातार इतना टाइम यहाँ पर आपने लिया, 9 साल हो गए आपको इस जर्नी में, और आपका जो आपने संघर्ष बताया, आप गांव के पृष्ठभूमि से थे और गांव में पढ़ाई लिखाई इतनी अच्छी नहीं होती है, हिंदी मीडियम से आप रहे, तो सर वो पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा बताइए। शुरुआत में किस तरीके की आपकी पढ़ाई हुई, कहाँ पर रह के आप पढ़े और जो आप हम्बल बैकग्राउंड से भी, तो फाइनेंशियली मैनेज कैसे हुआ? फाइनेंशियल देखो क्या है कि हमारे पास समय या हमारे पास रुपए होते सीमित होते हैं, हमें प्राथमिकताओं पर डिपेंड करते हैं। तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जो मेरे पिताजी हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया। उन्होंने सारे खर्चे अपने जीवन को, मतलब खुद पर्सनली कोई भी खर्चा नहीं करते थे और सब कुछ मेरी एजुकेशन पे उन्होंने लगाया और मुझे नागौर में स्कूल में भेजा।
गांव में तो क्या है कि बच्चों को कोई दूरदृष्टि नहीं होती, उनको लगता है कि हाँ जो वहां से या तो हम ये लकड़ी का काम सीख लेंगे या बाहर चले जाएंगे, ऐसा कर लेंगे। लेकिन पिताजी, मैं ये कहूंगा कि मेरे पिताजी हैं, उन्होंने ही, उनको देख देख के ही मुझे मोटिवेशन मिला कि यार मतलब ये मेरे लिए, मेरे पिताजी रात दिन ट्रक चला रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो मेरा ये कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है। और मैं ये सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जो माता पिता हैं वो अपनी जिंदगी नहीं जीते, अपने बच्चों के अंदर अपनी जिंदगी जीते हैं। तो हम सभी का, बच्चों का ये नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता के एक एक खून पैसे की कमाई के पैसे का सदुपयोग करें और निरंतर मेहनत करें। देखो हम मेहनत कर सकते हैं, बाकी परिणाम तो ईश्वर के हाथ में है। मैं हमेशा एक जिम्मेदारी की भावना से रहता कि यार मैं समय खराब ना करूं, क्योंकि ये समय है, ये जो पैसे हैं वो मेरे पिताजी की खून पसीने की कमाई है। और इसी प्रेरणा के साथ मैं मेहनत करता रहा। हालांकि एक तनाव प्रबंधन है वो शुरू में, यूपीएससी की शुरुआती असफलताओं में सहन नहीं कर पाया और उस वजह से काफी निराशा में चला गया, और उससे उभरने में मेरे को मतलब टाइम लगा। कम से कम मैं ये मान सकता हूँ कि शुरुआत के जो 4-5 साल थे वो मेरे इसी में वेस्ट हो गए। तो अगर मैं मतलब उस टाइम अगर तनाव प्रबंधन को बेटर करता तो शायद मेरा हो सकता है बहुत पहले सिलेक्शन हो जाता। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि आप अपना जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, आप शुरुआती जो आरंभिक सफलता है, निश्चित रूप से मतलब कितने बच्चों का यूपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड अटेम्प्ट सिलेक्शन, फर्स्ट अटेम्प्ट सिलेक्शन तक बहुत कम लोगों को होता है। तो इसलिए हमें घबराना नहीं है कि भाई पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ और हम तो टूट गए, बिखर गए, उससे उभरने में हमें 5 साल लग गए, तब तक पता चला टाइम हो गया। नहीं, आप प्रैक्टिकल होके एग्जाम की नेचर को समझे। ये एग्जाम बहुत अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, आप अपनी तरफ से बेस्ट करें और जो भी ईश्वर की इच्छा होगी वो आपको मिलेगा, और उसको सहर्ष स्वीकार करें। पराजय हो तो भी वो आपकी विजय की एक सीढ़ी बनती है। सकारात्मक दृष्टिकोण से आप तैयारी करें। ओके सर, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो इस जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके भी सपने हैं, गांव से हैं वो आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं। तो सर आपकी शुरुआत कैसे हुई, फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहा? जब शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे सवाल मन में आते हैं कि कोचिंग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या ऑप्शनल रखना चाहिए, और इस रिसोर्सेज कहाँ से इकट्ठे करने हैं, क्या पढ़ाई करनी है, बुक्स कहाँ से लानी है। तो शुरुआत कैसे हुई, फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहा? देखो शुरुआत मैंने किया है कि ट्रायल एंड एरर, गलतियां करके सीखा। अच्छे जो हमें मार्गदर्शक है वो मिले नहीं, और कोचिंग वालों के भरोसे। तो मैं बच्चों से यही कहूंगा कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की कोचिंग कर लें, लेकिन जनरल स्टडीज में जो है वो आप कोचिंग के धक्के ना चढ़े। आपके पास हिंदी मीडियम के टॉपर्स के बहुत सारे इंटरव्यूज और सोर्स मिल जाएंगे। मैं खुद आप लोगों को बता दूंगा कि ये चीजें मैंने एक यूपीएससी को जिया है कई साल, तो मुझे इसका एक ठीक ठाक सा अनुभव हो गया है। और अब मुझे लगता है कि अगर मेरे अनुभव से जो नए बच्चे हैं वो लाभान्वित हो सकते हैं, अपने समय, संसाधन और ऊर्जा को बचा सकते हैं, तो थोड़ा सा कोचिंग वालों से बचे। आप जनरल स्टडीज की कोचिंग के बजाय आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की कोचिंग करें, जीएस खुद पढ़ने की कोशिश करें, और जीएस के सेगमेंट वाइज पढ़ लें। जैसे इकोनॉमिक्स है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, जिसकी आप कोचिंग कर लें। आपको लग रहा है ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी की आप कोचिंग कर लें। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ जाके वहां 2-2 घंटे बैठ रहे हैं, क्योंकि क्लासरूम में तो बहुत कम सिंसियर बच्चे होते हैं। क्लासरूम में अगर मान लो किसी कोचिंग का क्लासरूम 500 बच्चे हैं, तो उसमें से 5 बच्चे होंगे या 10 बच्चे होंगे जो सिंसियर होंगे, पढ़ने वाले होंगे, बाकी बच्चे जो भीड़ बढ़ाने वाले होते हैं। तो उनके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें, आप ऑनलाइन कोचिंग लें सिंसियरली। आप आजकल तो लाइब्रेरी का कंसेप्ट आ गया, तो दिल्ली जाने की भी आपको जरूरत नहीं। जो ग्रामीण प्रदेश के बच्चे हैं उनको मैं ये कहता हूँ आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे चले जाएं, एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें, एक रूम ले लें और ऑनलाइन कोर्स ले लें। ऑनलाइन आज सब अच्छे अच्छे टीचर्स के कोर्स मिलते हैं। मृणाल सर का ले लें, ठीक है, मानसू सर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, अगर टेक्निकल सब्जेक्ट होगा उनका ले ले। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ये तो आप खुद पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए आप मंथली विजन की मैगजीन पढ़ो, एक न्यूज़पेपर पढ़ो बस। और मेंस के लिए मैं ये कहूंगा शून्य आईएएस के जो है मैटर आता है उसको ले लें, 4 बुकलेट्स आती हैं, और साथ ही साथ विजन के टॉपर्स की कॉपी देखे मेंस की। और धर्मेंद्र झाखड़ है, हाँ, एक मैं उनका नाम लेना भूल गया, उन्होंने मुझे मेंस में बहुत हेल्प की थी। तो इसलिए आप उनसे कांटेक्ट करें। और मेरे 100 नंबर बढ़े हैं कम से कम। पिछले बार मेरे 286 मार्क्स थे, इस बार 384 या 386 मार्क्स हैं जनरल स्टडीज में। तो इसका पूरा क्रेडिट धर्मेंद्र जाखड़ जाता है। तो आप उनसे जरूर सहयोग ले लें, धर्मेंद्र जाखड़ सर, उनका चैनल भी है आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़। और ट्रेडिशनल कोचिंग की मेरे को लगता है कोई आपको जरूरत नहीं है। ओके, और सर आपने पूर्ण रूप से बोल दिया कि कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो मैं मान लेता हूँ ट्रेडिशनली, मैं बता रहा हूँ कि जैसे ट्रेडिशनल कोचिंग की आवश्यकता नहीं, ऑप्शनल के लिए आप कोचिंग करें, जीएस के लिए ना करें, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और उसके बजाय सेगमेंट वाइज पढ़ लें आप। ओके, ठीक है सर, कोचिंग का मैं मान लेता हूँ कोचिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
लेकिन फिर भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में आता है कि कोचिंग एक बार कर ही लेते हैं जाके, और फिर वो उस जाल में फंस जाते हैं। मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स देखे हैं, 2-2 साल 3-3 साल हो जाते हैं, वो तैयारी उस तरीके से नहीं हो पाती। आपने सेल्फ स्टडी करी है, तो सर किताबों के बारे में मैं जानना चाहूंगा। बहुत सारे हमने वीडियो करे हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज करे हैं, तो सर वो वहाँ पे डिटेल में नहीं बता पाते हैं। और आप सर इतना अनुभव रहा है आपको, हिंदी मीडियम में आप लगातार रहे हैं, काफी सारे एस्पिरेंट्स को चेंज करते रहते हैं, अपना मीडियम चेंज करते हैं, ऑप्शनल चेंज करते हैं, आप एक ही चीज पर स्टिक रहे। तो सर हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए आप अगर बुक लिस्ट आप प्रॉपर बता पाओ, प्रीलिम्स के लिए क्या क्या फॉलो करना है, मेंस के लिए क्या क्या करना है, और आगे की तैयारी कैसे करनी है, टेस्ट सीरीज के बारे में, तो सर वो अपनी स्ट्रेटजी थोड़ा डिटेल में बताओ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से डिटेल में चीजें बताऊं। मैं ये जैसे प्रीलिम्स पढ़ता हूं, तो उससे पहले मैं ये मानता हूँ 7 सेगमेंट है इसके। हिस्ट्री नंबर 1, हिस्ट्री के 3 सेक्शन है, एंशिएंट, मिडाइल और मॉडर्न। एंशिएंट और मिडाइल की आप एनसीईआरटी पढ़ लो, ओल्ड एनसीईआरटी, मॉडर्न के आप स्पेक्ट्रम पढ़ लो, ठीक है। और इसके अलावा फिर जो आर्ट एंड कल्चर है, तो नितिन सिंघानिया की बुक आती है, वो पढ़ लो। आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन हालांकि ऐसे आते हैं कि बहुत ही कम चांस होते हैं कि सही हो, लेकिन फिर भी हमें पढ़ के जाना चाहिए। तो ये हो गई एंशिएंट मिडाइल की एनसीईआरटी, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, और नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर के लिए। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत बुक है। फिर ज्योग्राफी के लिए जो है महेश कुमार वर्णवाल की बुक आती है, या तो वो ले लो, या फिर जो है एनसीईआरटी ले लो 11th-12th की, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। इकोनॉमी के लिए मैं तो केवल और केवल मृणाल सर को फॉलो करता हूँ, तो उनकी नोट्स है वो भी पीडीएफ भी मिल जाती है और वीडियोस भी मिल जाते हैं। इकोनॉमी से हो जाएगा। फिर साइंस टेक और एनवायरमेंट इकोलॉजी, तो साइंस टेक एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए शंकर आईएएस और पीएमएफ आईएएस, इन दोनों के नोट्स पढ़ लो आप। और फिर करंट अफेयर्स के लिए आप विजन की मंथली मैगजीन पढ़ो, और जो है एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ो। और इसके अलावा एक ट्रेडिशनल साइंस बच गया है, तो ट्रेडिशनल साइंस के लिए जैसे जो है एक रवि अग्रहरी सर है, उनकी बुक आती है, या विजन की एक बुकलेट भी आती है, जो बेसिक साइंस दी होती है, जो अप्लाइड साइंस, जैसे पंखे का सिद्धांत है, या ऐसी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये माइके किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। तो जो बेसिक साइंस है या अप्लाइड साइंस है, वो इससे कवर हो जाएगी। तो ये 7 सेक्शन हो गए प्रीलिम्स से, इनको अच्छे से कर लो। साथ में प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर जरूर देखो, बार बार देखो, और फिर जब भी पढ़ो तो इस हिसाब से पढ़ो। जैसे मैं पॉलिटी में राष्ट्रपति पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति से अब तक क्या क्वेश्चन आए हैं, किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसी हिसाब से पढ़ना है ना कि आप पूरी थ्योरी लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति, अच्छा अमेरिका के राष्ट्रपति ये है, प्रधानमंत्री से इसकी ये तुलना है, अध्यक्षात्मक प्रणाली ये होती है, अच्छा उसका मतलब उस तरह से पढ़ो कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और फिर मेंस के लिए आप है वो शून्य आईएएस की जो बुकलेट आती है 4, मैंने इस बार उनको फॉलो किया, तो शून्य आईएएस की बुकलेट ले लो, एक टेस्ट सीरीज कर लो धर्मेंद्र जाखड़ सर की, और इसके अलावा विजन आईएएस की टॉपर्स की कॉपी कर लो। तो उन 4 बुकलेट से आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। फिर इंटरव्यू के लिए आप है जो मॉक दो जगह जगह जाके, और उन मॉक से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, और उनसे प्रभावित नहीं होना है। वो जो मॉक वाले जो फीडबैक दे उनको अनसुना करना है बस। ओके सर, आपकी इतनी लंबी जर्नी रही सर आपकी, तो आप जैसे फर्स्ट प्रीलिम्स दिया आपने, उसमें आप प्रीलिम्स आपका क्लियर हो गया, मेंस में आप रह गए, जैसे सेकंड दिया फिर उसमें रह गए आप, ये आपका तीसरा इंटरव्यू था, 2 बार आप इंटरव्यू में जाकर रह गए, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो सर कहीं ना कहीं मन में तो आ ही रहा होगा कि इतना समय हो गया है, और रिलेटिव्स के ताने पड़ते हैं, फ्रेंड्स भी मजाक उड़ाने लगते हैं, कई बार तो बोलते हैं कलेक्टर साहब, कुछ ना कुछ नाम पड़ जाता है कि आईएएस साहब क्या हो रहा है, कलेक्टर साहब क्या हो रहा है। तो उस समय को किस तरीके से आपने गुजारा, और कैसे अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखते थे, और इतनी लंबी जर्नी है तो सर कैसे मोटिवेट रहते थे, वो सर आप बताइए। देखो आईएएस के लिए मैं ये बच्चों से ये कहूंगा कि आप यूट्यूब पे एक वीडियो देख के और फिर आईएएस बनने का डिसीजन ना लें। ये थोड़ा मेच्योरिटी का एग्जाम है, और बाहर वाला मोटिवेशन यहाँ काम नहीं आएगा, आपका इंटरनल मोटिवेशन काम आएगा। और जब भी आप स्ट्रेस हो तो मैं यही कहूंगा कि एक हॉबी जरूर रखें। और मैं तो ये करता था कि शाम को तो मैं रनिंग करता 3-4 किलोमीटर की, और सुबह 1 घंटा में योगा और मेडिटेशन करता था, प्राणायाम, आसन, ये इन चीजों से मुझे स्ट्रेस फ्री रखने में बहुत हेल्प मिली थी। और मैं तो ये मान के चलता हूँ कुछ चीजें ह्यूमन बिहेवियर है वो ऐसा ही है कि जब आप सक्सेस हो रहे होंगे तो हजारों लोग आपके पीछे आएंगे, और जब लगेगा कि यार ये तो ऐसे ही है तो फिर आपको मजाक उड़ाएंगे। तो केवल आपके माता पिता के सिवाय आपका कोई नहीं होता जीवन में, ये चीज मान के चले। जो भी दोस्त हैं तो वो आपके पोस्ट से हैं या आपके पद से हैं या फिर आपके जो अच्छे दिन है उनके लिए हैं। अगर हम ये चीजें मान लें तो फिर हम कभी किसी चीज से दुख नहीं होते। और मैं तो ये चीज मान के चलता हूँ कि भाई उस टाइम भी मुझे किसी का दुख नहीं होता था। जब भी लोग ऐसा करते तो मैं सोचता इनका यार ये तो दुनिया ऐसे ही है। लेकिन हाँ, मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली है वो हमेशा मेरे साथ रहे,
और मैं जब भी मैं विश्वास खोने लगता तो वो उन्होंने जरूर मुझ में विश्वास दिखाया। मेरे पिताजी ने कभी क्वेश्चन भी नहीं किया कि तू क्या कर रहा है, तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उनसे जब कोई कहते, मेरे ताऊजी कहते यार ये तेरा बेटा है, इसको कहे कोई काम कर ले रहे, ऐसे कर रहा है, तो कहते अपनी तरफ से तो ये मेहनत कर ही रहा है, मैं लगा रहा हूँ, मैं हूँ इसके साथ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो अपने माता पिता है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे माता पिता और ऐसा परिवार मिला। और जो अदर जो पेरेंट्स हैं उनके लिए मैं ये कहूंगा कि बच्चा वास्तव में मेहनत करते हैं तो आप उनके साथ रहें, आप उनसे उनकी क्षमताओं पे क्वेश्चन ना करें या उनको ज्ञान ना दें। एक परेशान आदमी होता है तो वो सुकून चाहता है, वो ज्ञान नहीं चाहता कि ऐसे ऐसे। बच्चों को ज्यादा टोके मत और उनसे एक दोस्त एज ए फ्रेंड उनसे ट्रीट करें। और जो परेशान करने के लिए तो बहुत है दुनिया वाले। ओके सर, आप लगातार विफल हो रहे थे, आपको सफलता हाथ नहीं लग रही थी, तो सर जैसे एक बार अटेम्प्ट दिया फिर दूसरा अटेम्प्ट दिया तो अपनी गलतियों का एनालिसिस करते होंगे आप आके सोचते होंगे कि शायद यहाँ पर ये गलती रह गई इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगली बार फिर आपने देखा होगा कि शायद मेरे से ये चूक हो गई। तो सर आप अपनी गलतियों को थोड़ा बताओ सर, क्या क्या आपने गलतियां की जो कि इस टाइम पे जो एस्पिरेंट्स कर रहे होंगे तो उनको पता चलेगा कि ये गलतियां नहीं करनी है। सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि ये जो नए स्टूडेंट होते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं कोचिंग में जाते हैं तो कोचिंग वाले क्या करते हैं कि जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं उनको मजाक बनाते हैं और नए वालों को झूठा मोटिवेट करते हैं कि यार बस तुम तो आईएएस हो, पुरानों का होता ही नहीं है। तो क्लास से जो नए बच्चे बाहर निकलते हैं तो उनके मन में ऐसा रहता है कि बस मैं तो आईएएस हूँ और ये तो बेकार है। तो हमारे मन में भी ये चीजें थी, उसे मतलब बहुत बुरा चढ़ाते हैं बच्चों को। ऐसा लगता है बस मैं तो इस जिले का कलेक्टर ही बन के घूम रहा हूँ। और जब वो प्रीलिम्स देते हैं और जब उनका रियलिटी से सामना होता है तो इतना ज्यादा टूट के बिखर जाते हैं कि वो संभल ही नहीं पाते। मेरे साथ भी यही गलती हुई थी। ओके सर, वीडियो काफी लंबा हो गया, फाइनल में एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आज इतने लंबे संघर्ष के बाद आज सर फाइनल रिजल्ट जब आपका आया तो सर आपने अपने पिताजी को, फादर साहब को कॉल किया होगा, बताया होगा आपके रिजल्ट के बारे में, तो सर उनके क्या रिएक्शन थे और क्या फील कर रहे थे, वो क्या बात हुई आपकी कॉल पे? ये तो बहुत ही अमेजिंग टाइम था। मैंने जब पिताजी कॉल किया था तो वो ट्रक लेके आ रहे थे कानपुर से नागौर के लिए। तो अब आप देख लो कि स्पीचलेस हो गए थे वो कि यार इतने लंबे टाइम तक हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करते हैं तो पूरी फैमिली होती है वो सफर करती है, वो पूरी फैमिली प्रिपरेशन करती है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा लग रहा था कि पिताजी है उन्होंने ये कहीं ना कहीं एग्जाम दिया है। और फिर जो सोशल रेस्पेक्ट जो एक थी वो कहीं ना कहीं सोशल प्रेस्टीज थी, पिछले कुछ सालों से लोग मजाक बढ़ा रहे थे तो कहीं ना कहीं उनके वापस कॉल आने लग गए। और मतलब एक अचानक मतलब जो है हम उस लेवल पर आ गए कि लोग अब वापस वो जो पहले वाला रिस्पेक्ट था वो देने लग गए। और पिताजी को मतलब चेहरे पे हम देख सकते हैं कि उनकी खुशी और उनकी संतुष्टि, जीवन धन्य हो गया उनके। वो ऐसे कह रहे थे मेरे को जीवन सफल हो गया। ओके, थैंक यू सो मच सर। ऑन कैमरा ऑफ कैमरा आपने काफी कुछ सिखाया, हमें काफी कुछ बताया, काफी मोटिवेशन मिला आपकी जर्नी से। और आई होप दोस्तों आपने यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो सर की जर्नी से आपको भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला होगा, स्ट्रेटजी के बारे में पता चला होगा, किस तरीके की स्ट्रेटजी रखनी है प्रीलिम्स को लेकर, मेंस को लेकर। और सर ने जो भी अपनी परिस्थितियां बताई उनसे घबराना नहीं है, स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करनी है, जैसे कि सर का काफी लंबा सफर था। तो बस यही बोलूंगा, फाइनल आप अपनी तैयारी करते रहिए। अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एक लास्ट मिनट बात करूं कि मैंने है ना कोचिंग्स के बारे में मुझे कोई द्वेष नहीं है। मैंने जो एक रियलिटी है वो प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ये एक बिजनेस है और मेरा इनके लिए कोई दुर्भावना नहीं है, तो इस चीज को आप अन्यथा ना ले। हो सकता है कुछ कोचिंग वाले अच्छे हो, लेकिन ज्यादातर लोगों का आप जैसे पुराने जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं तो आप उनको देख लेना। और बहुत कम लोग रहते हैं जो सिलेक्शन के बाद सच्चाई बोलते हैं। और मैंने एक जो है उस पीड़ा को महसूस किया है हर एक स्टूडेंट की, और इसलिए झूठ बोलने या उनके जो महिमा मंडन है उसको मेरी आत्मा ने गवाही नहीं दी और मैंने थोड़ा सच्चाई बोलने की कोशिश की। ओके, थैंक यू सो मच सर। आई होप दोस्तों वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे लगातार हम यूपीएससी के टॉपर्स के हम इंटरव्यूज लाते रहेंगे। अगर चैनल से आप नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल के साथ जुड़ सकते हो और यहाँ पर ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करोगे तो आपकी तैयारी में जरूर हेल्प होगी। और जो फालतू का कंटेंट है उसको देखना थोड़ा बंद करें। हर बार मैं बोलता हूँ और टॉपर से भी मैं उस बारे में पूछता हूँ, जैसे इंस्टाग्राम पर रील्स हो गए और IPS IAS के जो शादी हो गए उनका भोकाल टाइप का जो वीडियोस हो गए उनसे कुछ ज्यादा हेल्प नहीं होता। अगर आप हमारा इंस्टाग्राम जाकर मोटिवेशन फैक्ट्री का देखोगे तो वहां पे भी हम बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं, बहुत सारे रील्स हम डालते हैं जहां पर कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बता रहे होते हैं टॉपर्स, कुछ ना कुछ मोटिवेशन के लिए आपको जो रियलिटी है उसके बारे में एहसास करा रहे होते हैं। तो आप अगर हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हो तो इंस्टाग्राम से जाकर जुड़ सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में जाकर ओपन नहीं होता है तो आप हमारा इंस्टाग्राम सर्च कर सकते हो मोटिवेशन फैक्ट्री _, मोटिवेशन __ फैक्ट्री।
और हमारे पर्सनल इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हो, ankitsharma.in। आप वहाँ पे आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।